देखिए, हमारे 3 या 4 दिन पहले जो हमारे खिलाफ एक कंप्लेंट चल रही थी कि सहार के डॉक्यूमेंट्स फेक है, मेरे डॉक्यूमेंट्स फेक है, और एक टारगेट किया गया क्योंकि सहार के वैलिडिटी वगैरह सब कुछ है, तो उसको तो चैलेंज करने आपको सीधा कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट। तो इन्होंने सोचा कि नीचे से सहार के डैडी के सर्टिफिकेट के ऊपर हमला करते। उसको लेकर उन्होंने जो भी कार्रवाई की, सुनवाई हुई, जो हमारे हिसाब से बराबर नहीं थी, और उसको लेकर जावेद सिद्दीकी ने एक कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उसने बताया कि सर्टिफिकेट जो है यूनुस शेख ने बनावटी दस्तावेज, बनावटी सर्टिफिकेट बनाया है, और वो बनावटी सर्टिफिकेट से उसने अपनी बेटी का सर्टिफिकेट बनाया और बेटी ने इलेक्शन लड़ी है, तो इनके ऊपर फौजदारी गुना दाखिल होना चाहिए। जिसको लेकर पत्रकार 2-4 दिन से मुमरा में हमारी ऑफिसेस पर हमको आकर इसी बात से कह रहे थे कि आप बाइट दे, बाइट दे, बाइट दे। तो हमने सोचा कि सभी को एक ही जगह बुलाते। कुछ माहिती अधिकार हमने मांगे थे कलेक्टर से, तहसीलदार से, वो आना बाकी था, तो इसीलिए हमने आज मंडे का दिन रखा था। अभी भी कुछ बाकी है, कुछ आ चुके हैं। उसमें जो उनके सवालात थे बनावटी सर्टिफिकेट, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि मेरा सर्टिफिकेट कोई बनावटी नहीं है। मुझे थाना तहसीलदार ने सर्टिफिकेट दिया है, और 2011 में ये 27 अप्रैल को मुझे दिया गया सर्टिफिकेट। 15 साल पहले 15 साल पहले ये सर्टिफिकेट दिया गया। ये आप सब लोग देख सकते हैं, ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट है विद तहसीलदार की सिग्नेचर्स। हमने ये सर्टिफिकेट भी उमेश पाटिल को दिखाया उसके अहवाल देने से पहले। उसने अहवाल में इसका मेंशन नहीं किया। पता नहीं कौन से पॉलिटिकल दबाव में उन्होंने काम किया। पहले हमको 25 तारीख का लेटर दिया कि आपको 25 की सुनवाई है, आप 25 को आइए। फिर प्रीपोन किया, आधी रात को 8, साढ़े 8 बजे फिर मेरे डैडी को लेटर आया घर पर कि आप 18 तारीख को आ जाओ, 7 दिन पहले। बहुत ज़्यादा ही है, शायद वो जल्दी में उमेश पाटिल थे। फिर 18 को बुलाया, 18 को मेरे लॉयर गए और लॉयर ने वहाँ पर सुनवाई किया, बताया हमारी तरफ से जो भी बोलना था। तो अगली डेट दी गई 23 मार्च। 23 को खुद तहसीलदार मौजूद नहीं थे, और जिस शख्स को पावर नहीं है हियरिंग लेने का, नायब तहसीलदार, इनको पावर नहीं, उनको ना कोई लेटर के जरिए कि मेरी तरफ से आप सुनवाई करो, फोन के ऊपर बोल दिया कि तुम सुनवाई कर लो। एक हियरिंग में तहसीलदार मौजूद रहता है और 8 से 10 पेज का अहवाल हमारे खिलाफ बना देता है 5-7 दिन के अंदर, जबकि 15 साल पुराना सर्टिफिकेट है जो मैंने 2018 में मेरे बेटे के सर्टिफिकेट बनाने के लिए मुंबई कलेक्टर को जमा कराया था। उसके बाद 2018 एंडिंग में मैंने सहार का सर्टिफिकेट जमा कराया, वहाँ से निकाला वही मेरे सर्टिफिकेट जमा कर उसके बाद जांच पड़ताल समिति से वैलिडिटी लिया, पहले बेटे का फिर बेटी का। तो ये मुंबई के 2 सब डिवीज़न ऑफिसर गलत है उमेश पाटिल के हिसाब से। जांच समिति ने पूरा वेरीफाइड किया, जितने डॉक्यूमेंट्स हमने दिए सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने वेरीफाइड किया। इवन मेरे डैडी का सारे स्कूलों के दाखले माहिती अधिकार से उन्होंने निकाल कर पूरी फाइल में लगा हुआ है, वो सब क्या उन्होंने उसको भी नहीं माना। मतलब 4 ऑफिसर और एक समिति को गलत साबित कर रहे हैं उमेश पाटिल साहब, जिसको लेकर ही आज ये सारी कॉन्फ्रेंस हमने लगाए। अभी मैंने आपको मेरा सर्टिफिकेट बताया, फिर हमने माहिती अधिकार डाला। माहिती अधिकार डालने के बाद जो हमारा कंप्लेनर है जावेद सिद्दीकी,
उसका सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट्स मांगा, साथ ही साथ मेरा जमा किया हुआ उस टाइम का 2011 की सर्टिफाइड कॉपी मांगी हमने। उनके पास रिकॉर्ड नहीं है। 2000 अब मुझे लगता है 8 या 9 के बाद उनके पास रिकॉर्ड नहीं है। तो अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो आप किसी के भी सर्टिफिकेट को झूठा कैसे, बनावटी कैसे साबित कर देते हो? किसी के भी फ्यूचर के साथ, एक बच्ची के फ्यूचर के साथ आप ऐसा कैसा खेल सकते हो? रिप्लाई आया माहिती अधिकार में कि हमारे कार्यालय से दिया हुआ दिखता है, मगर बगैर सही व सिक्के के, बगैर सही व सिक्के के दिखता है। बेटा वो पेपर दे जरा, ना वो सब नीचे का ये है इस पे, नहीं ये, हाँ। तो फिर मैंने मेरा सर्टिफिकेट जो है वो मांगा, तो मेरे सर्टिफिकेट पर भी यही लिख कर आया कि बगैर सही व सिक्के के दिखता है। और गम्मत इधर ऐसी है कि जो कंप्लेनर है, ये बांटो सबको, जो कंप्लेनर है और मेरा सर्टिफिकेट, दोनों के सर्टिफिकेट पे सेम अधिकारी की साइन है और 4 महीने का फर्क है। मैंने अप्रैल में मुझे उन्होंने दिया 27 अप्रैल को, और जावेद सिद्दीकी की जो बेटी है उसको 30 अगस्त 2011 में दिया। तो एक ही अधिकारी की दोनों पर सही है, तो मेरा गलत और उसका सही ये कैसे हो सकता है? हमने जब सर्टिफाइड कॉपी मांगे, हटाओ उसको, हमने जब सर्टिफाइड कॉपी मांगे तो उनके पास सर्टिफाइड कॉपी किसी की भी नहीं है। तो हमने सोचे चलो ठीक है, मेरी नहीं है, किसी की नहीं है। फिर हमने एक माहिती अधिकार डाले, फिर हमने एक माहिती अधिकार डाले, हटाओ उसको, कि अगस्त में जितने 2011 1 अप्रैल से लेके 10 मई 2011 तक आपने कितने सर्टिफिकेट इशू किए उसकी सर्टिफाइड कॉपी दीजिए। तो वहां से रिप्लाई आया कि हमारे पास इसका रिकॉर्ड नहीं है। दैट मीन्स उनके पास उन चीजों का रिकॉर्ड नहीं है, मगर हमारे पास तो रिकॉर्ड है। हमने उनको फाइल दिखाया, एफिडेविट दिखाया कि ये हमने उस समय एफिडेविट किया, ये मेरा इस कॉलेज का सर्टिफिकेट, ये मेरे डैडी का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, और मेरे चाचा का, काका का, इनके सगे भाई का, मेरे डैडी के यूपी का जाति प्रमाण पत्र सबमिट किया। थाना कलेक्टर ने 2011 में वो यूपी के सर्टिफिकेट को वेरीफाइड किया बाय लेटर। यहां से उन्होंने गाजियाबाद के तहसीलदार को लेटर लिखा कि ये सर्टिफिकेट आपके यहां से इशू हुआ है। तो वहां से रिप्लाई आया कि हुआ है, बताओ। उसके बाद जब मैंने 2018 में बेटे के लिए मुंबई में सर्टिफिकेट जमा किया, मुंबई से दोबारा जो है एक लेटर गया यूपी में तहसीलदार को, और वही सेम सवाल पूछा गया कि ये सर्टिफिकेट आपके यहाँ से इशू हुआ है या नहीं हुआ है। तो वहाँ से रिप्लाई आया कि ये हमारे यहाँ से इशू हुआ है। ये मेरे काका का सर्टिफिकेट है यूपी का, जो 2 बार वेरीफाइड हुआ, एक बार 2011 में, एक बार 2018 में। बाजू में बीच में मेरे डैडी का स्कूल का सर्टिफिकेट है, उसके बाजू में लिविंग है, सॉरी, और मेरा कॉलेज का लिविंग है, किशन चंद चेलाराम कॉलेज, दैट मीन केसी कॉलेज चर्च गेट, और ये इनका है अंजुमन इस्लाम है ना। हाँ, तो मेरे डैडी 3 स्कूल में पढ़े, लोग 5-5 स्कूल में पढ़ते, इसको भी उन्होंने इशू बनाया। मैं खुद 5 स्कूल में पढ़ा हूँ, सहार कुछ 4 स्कूल में पढ़ी है। तो ये 4-4 सर्टिफिकेट, उनको ये देखना चाहिए कि मेरे पास मैंने जो डॉक्यूमेंट दिया उसमें मैंने फॉर्जरी किया क्या, मैंने मेरे यूपी का काका के सर्टिफिकेट में कोई हेर फेर किया क्या, मेरे पिताजी के सर्टिफिकेट में पैदाइश गाजियाबाद लिखा है, मैंने उसको महाराष्ट्र किया क्या?
नहीं किया, महाराष्ट्र ने गाजियाबाद ही लिखा है, और आप लोग भेज रहे हो लेटर, चेक करके वहां से रिप्लाई आ रहा है कि ओके है, तब जाके 27 ऑफ अप्रैल 2011 को मुझे सर्टिफिकेट दिया जाता है। 15 साल बाद पूरी साजिश रच के इसको, एक बच्ची को डर से उसके पॉलिटिकली करियर को किस तरीके से बदनाम करके खत्म करे, इसकी साजिश रची गई। अब ये जो जावेद सिद्दीकी है, ये एनसीपी एसपी पार्टी से इलेक्शन लड़ा था, एनसीपी एपी से, सॉरी गढ़ी से, और इलेक्शन हार गया। अब आपको मालूम है एनसीपी घड़ी वाली अजीत दादा वाली का थाना में बॉस कौन है, सभी को मालूम है ना। तो इसके पीछे कौन है ये भी सब समझ लो कि जावेद, अगर आज हमको असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते कि यूनुस साहब आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मत लो, तो हम नहीं लेते। क्यों? कि वो हमारे सदर है, कायद है, हमको उनकी सुनना है, हमारे पार्टी के हेड है। उसी तरीके से जावेद का भी जो हेड है वो सभी को मालूम है कौन है। आज मुमरा में एनसीपी घड़ी चलाने वाले लोगों में बहुत सारे नाम है, नजीब मुल्ला है, अजीज बाटा है, ये सब लोग एनसीपी चला रहे। तो ये एक पूरा ग्रुप मेरी बच्ची के पीछे, जावेद उसी ग्रुप का आदमी है। तो मानसिकता इनकी आप समझ लो कि किस तरीके से ये लोग कर रहे। दूसरी तरफ एनसीपी एसपी, उनका एक बंदा है साजिद अंसारी, वो एलिगेशंस कर रहा है, थाना कोर्ट में गया है। वो एनसीपी एसपी का हेड कौन है ये भी सबको मालूम है, थाना में ये भी सबको पता है, किसी को छुपाने की जरूरत नहीं है कि कौन है। तो कोई दो ताकतें मेरी बेटी के पीछे लगी है, अपने लोगों के जरिए उनको काम पे लगाया है कि यहां से तुम तहसीलदार के यहां करो, तुम यहां से कोर्ट में करो और हमको तकलीफ दो, ताकि हम एरिया में काम नहीं कर पाए, बच्ची काम नहीं कर पाए, हम तहसीलदार में लगे रहे, कोर्ट के चक्कर लगाते रहे। फिर भी हम खैर काम कर रहे, काम हमारा रुकेगा नहीं और आगे भी बढ़ेगा, वो चल ही रहा है। तो इस तरीके का इन्होंने खेल रचा बच्ची को बदनाम करने में। ये सारी कंप्लेंट बिल्कुल झूठी है। जिस तरीके से तहसीलदार ने 7-8 दिन के अंदर, एक हियरिंग के अंदर फैसला उसका सुना दिया, बनावटी दस्तावेज, तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये तुम्हारी गलती है, हमारे पास आज भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद है सही व सिक्के के साथ में। तो आप कौन होते हो ऑर्डर देने वाले कि ये बनावटी है? उसके लिए कोर्ट है, बहुत हाई अथॉरिटी है, बहुत सारे लोग हैं, वो जजमेंट देंगे, वो चेक करेंगे। तो आपने ये ऑर्डर दिया, ऑर्डर के बाद जावेद सिद्दीकी और उसकी जो भी टीम है उन्होंने लेके मुमरा में उसको एक हवा बनाया। मुमरा के आज पूरे इंडिया में जो है ये चल रहा है कि फेक नगर सेविका, फेक, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज अगर ऐसा होता तो हम इतने डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके पास बैठते नहीं थे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हमारे पास है। अभी हमने आपके हाथ में माहिती अधिकार दिया है कुछ लोगों के पास, जिसमें जावेद सिद्दीकी के सर्टिफिकेट, जो हमारा कंप्लेनर है, उसके डॉक्यूमेंट्स मांगा, तहसीलदार लिख के देता है, दिखता है दिया है बगैर सही व सिक्के के। ये कैसा जवाब है? स्पष्ट करो ना, दिया है या नहीं दिया है, या हमारा है या नहीं है। दिया हुआ दिखता है बगैर सही सिक्के के, इसका कुछ मतलब समझ में नहीं आता है कि बगैर सही सिक्के के दिया हुआ का क्या मतलब होता है। तो कुल मिला के ये साजिश है बच्ची को बदनाम करने की, और मैं इस पूरी साजिश का खंडन करता हूं। और मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, और इसके लिए आगे अभी तक हमको कोई लेटर किधर से आया नहीं, ना स्कूटनी कमेटी से आया, ना कोकन भवन से आया, कहीं से भी हमको कोई बुलावा नहीं। जब आगे आएगा हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, हम देंगे। क्योंकि उमेश पाटिल ने हमसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा, ना मेरे पिताजी का मांगा, ना मेरा मांगा, क्योंकि उनकी मंशा ही कुछ और थी। उनको तो फटफट अंडर प्रेशर जो ये ऑर्डर पास करना था उन्होंने कर दिया। इवन पैठनकर से लेके जाके, पैठनकर जो है नायब तहसीलदार, उनसे मैंने मेरे डैडी को मिलाया। मैं बोला आप जो पूछ रहे हैं ना, इकबाल अहमद, जहूर अहमद, मैं बोला ये है
और ये मेरे पिताजी है, आप इनको मिल लो। अब और क्या सबूत लाके दूं? फिर भी हमारी बताई हुई ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हमारे डैडी को लेके जाके मिला, ये सारी चीजें रोजनामा में ऐड नहीं हुई और अहवाल में भी इसकी एंट्री नहीं हुई और बिल्कुल गलत अहवाल साबित किए उन्होंने भेजा है। और जिसका हमने आज कलेक्टर को लेटर दिया है कि तहसीलदार ने जो है हमारे साथ नाइंसाफी करते हुए हमारे लिए गलत अहवाल आप तक पहुंचाया है, तो हमारी सुनवाई फिर से की जाए। और माननीय कलेक्टर को किया है और उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि अभी ये आपके अंडर में जो है, आप जो भी एसडीओ है उनके अंडर में आप हमारी हियरिंग लगाए, फिर से हम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ देंगे और एक सच्चाई सामने आ जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एनी क्वेश्चन? हॅलो, बोलिए बोलिए। हॅलो युरीजी, मराठीत सांगा, जे मुद्दा जो होता की उमेश पाटील यांनी जो अहवाल दिलेला आहे तो अहवाल तुम्ही पूर्णपणे नाकारता? ते अहवाल मी पूर्णपणे नाकारता, कारण ते खोटा अहवाल दिलेले आहे। बनावटी म्हणजे काय? बनावटी म्हणजे तुम्ही जे कार्यालय आहे तिथून न घेता कुठेतरी बाहेर बनवून आणून तुम्ही सबमिट केलेला म्हणजे ते बनावटी। मला ते एसडीओ डिपार्टमेंटने दिलेला सर्टिफिकेट आहे ते बनावटी कसं का होऊ शकतो, म्हणून मी याला नाकारतो। मग तुम्ही त्यांच्या विरोधात कुठे तक्रार करणार आहे का? केले आम्ही आज त्यांच्या विरोधात आम्ही कलेक्टरला तक्रार दिलेली आहे की यांनी असं असं केलेलं आहे, एकी हिअरिंग मध्ये हे सगळा अहवाल सादर केलेला आहे। आम्ही जे आमच्या मान्य त्यांना दिले होते, डॉक्युमेंट दाखवले होते, त्याची कुठेही यांनी नोंद केलेली नाही। त्यांच्या अहवालमध्ये वन साइट इन्होंने अहवाल बनाया है। तुम्ही म्हटलं की त्यांचा एक ग्रुप मागे लागलाय त्यांच्या, तो ते ग्रुप नावं तुम्ही मगाशी काय घेतो, अर्धवट नावं घेतली। बॉस, नेमके बॉस कोण आहे? त्यांनी राजकीय काय सगळ्यांना माहित है, एनसीपी एसपी कौन चला रहा है और एनसीपी पार्टी कौन चला रहा है वो सबको मालूम है और ये उनके ही लोग हैं। मराठीत सांगा साहेब, तुमचे एवढे आरोप झालेत, तुम्ही इथे सगळ्यांना माहिती आहे कोण आहे, पण शेवटी पत्रकार परिषद घेतायत लाइव ऑन रिकॉर्ड। देखो आपको बोलता हूँ, एक एनसीपी पार्टी है जिन एनसीपी एसपी और एक एनसीपी, सभी को मालूम है। एनसीपी जो है वो एनसीपी एसपी जो है थाना में जितेंद्र आवाड़ के मार्गदर्शन में चलती है और एनसीपी ओनली घड़ी नजीमुल्ला के मार्गदर्शन में चलती है। तो जब इनके लोग ही लगे हुए हैं तो पूरी लिंक समझ में आती है। हमने ये सर्टिफिकेट आपको दिखा दिया। हम लोग मुस्लिम, तेली, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास से आते हैं। स्थलांतर झालेल्या लोकांना महाराष्ट्रातनं कुठलाच फायदा घेता येत नाही, त्यामुळे तुम्ही स्थलांतर झाले, त्यामुळे तो तुम्हाला त्या ठिकाणी ओबीसीचा दुसऱ्या कॅन्डिडेटचा हिस्सा तुम्ही घेतला गेलेला आहे। मात्र ज्या पद्धतीने तुम्ही दाखवण्यात आलेले गाझियाबादमधून तुम्ही इथं आले, स्थलांतर लोकांना इथं फायदा घेता येत। माझा जन्म मुंबई भांडूप विलेजला झालोय 1973 ला। मेरे पास उसका डोमासाइल भी है। और जे तुम्ही सांगतात सनातन काय सांगितलं तुम्ही, माइग्रेंट। सो उन्होंने ना अपने फायदे का रूल पढ़ लिया, क्योंकि उनको काम करना है। वो पेपर्स मैंने अभी मंगाया हूं आपको, ये सारे रूल्स, अधिनियम 3 सितंबर 2012 गैजेट है और उसके अंदर एक डीम डेट दी हुई है। त्याच्यात एक डीम डेट दिलेला आहे। ते डीम डेट म्हणजे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950। त्या प्रेसिडेंशियल ऑर्डर मध्ये जे कास्ट आहे, ओबीसी, एसटी, जे एससी, सगळ्यांचा एक एंडिंग डेट दिलेला आहे। तो आमची जे डेट आहे डीम डेट ते 1967 आहे। माझे वडील 1958 ला
जे दाखले आम्ही दाखव असं तर माझे वडील 1955 पासून मुंबईला आहे राहायला आणि एज्युकेशन राहायला सगळा. तो 1958चा दाखला दिलाय. डीम डेटमध्ये स्पष्ट सांगितलं आहे का जो व्यक्ती डीम डेटच्या वेळी महाराष्ट्र सोडून कुठे दुसरे प्रांतमध्ये असता त्यावेळीला त्यांना मायग्रेंट म्हणतात. म्हणजे जे डीम डेटचे आत आहे ते मायग्रेंट नाही, म्हणून आम्ही मायग्रेंट नाही. तुम्ही निवडणूक आयोगाचे असेल, जिल्हाधिकारी मुंबई असेल, ठाणे विभागीय कार्यालयाची दिशाभूल कलेची ठपका देखील तुमच्यावरती लावण्यात आलेला आहे, असं नोटिफिकेशन काढण्यात आलं. नाही, आम्ही तुम्हाला सांगितलं ना पहिलाही की सर्टिफिकेट ते SDOनी दिलेलं ठाण्याने आम्ही सबमिट केला. 15 वर्षापूर्वी दिला. 8 वर्षापूर्वी सहारचा सर्टिफिकेट काढला 2018 मध्ये. आणि सहारचा जे सर्टिफिकेट दिले ते ऑफिसर वेगळे, माझे जो दूसरा बेटा है उसका जो सर्टिफिकेट दिया वो ऑफिसर वेगळा. जात पडताळणी समिती, मी इतका शाना आणि हे नाही की इतके मोठे मोठे लोकांच्या दिशा गुल करू शकतो. दिशा तो याची गुल झालेली आहे उमेश पाटीलची की असे खोटे आरोप आमच्यावर लावलेला आहे. सरजी तुम्ही सांगा, दोन्ही एनसीपी तुमच्या मागे का लागले? जसा आरोप केलेला आहे वडिलांनी की सांगितलं की दोन्ही एनसीपी खरं पाहायला गेलं तर कुठेतरी मागे लागलेले आहेत. नक्की कारण काय आहे? त्या ठिकाणी MIM आता 5 नगरसेवक निवडून आले, त्यामुळे कुठे ताकद वाढली का? ताकद तो वाढलीच आहे ना भाऊ. यांचे 5 नगरसेवक पाडून आम्ही आलेले आहे. ते काही ना कुठे त्यांना याची काय बोलू शकतो मराठीत आता, जलन आहे, जलन की पोरी कशी वाढली, प्रसिद्धी पण वाढली, पोरी कशी वाढली अशी. सो येणारे आमदारगी यांच्या पाय खाली खसकणार आहे का, ते पोरीला कशा बदनाम करू, मगर ये होगा नहीं. इनके जो क्योंकि इनको हमेशा लोगों ने इनके जुल्म को बर्दाश्त किया, हम लोग वो नहीं है. हम मीडिया के सामने आ गए और हम अपने प्रूफ के साथ में आ गए. नाही दिसत नाही ते का आडनावच्या काय जहूर दिसतोय, माझे वडीलचे वडील. इक्बाल दिसतोय, माझे वडील. युनुस दिसतोय, ते मांडत नाही. आणि शेख दिसत नाही, खोटा मुद्दा आहे ते. कुठेही ते 5-5 कमिटी, जात पडताळणी कमिटी, 3-3 SDO ऑफिसर कधीच विचारले नाही आम्हाला, कधीच विचारले नाही. 25 मार्चला तहसीलदार उमेश पाटीलने हा अहवाल दिला. हो, मला एवढे दिवस का लागले हे समोर यायला? आम्हाला 2 तारखेला भेटला भाव, तो 25ला दिला, पण माझ्या घरी ऑर्डर 2 तारखेला आलाय आहे. आपल्याकडे ते पण सबूत आहे, त्यांच्या पोस्टमॅनची सही वगैरे ते पेपर सगळे आहे. 2 एप्रिलला भेटलो आम्हाला. तुम्ही MIM पक्षातर्फे ऐका, आणि आम्ही काही माहिती अधिकार टाकले ना 2च्या नंतर, त्याच्या नंतर ते माहिती पण भेटायला आम्हाला वेळ लागली ना, म्हणून आता घेतलो आज 20 तारखेला. तुम्ही म्हणताय तुमच्या मागे दोन्ही राष्ट्रवादी लागलेले आहेत. हो हो, तुमचा पक्ष तुमच्या बरोबर नाही का? आहे ना. तुमचे गटनेता तिथे समोर काय नाही आले? कारण ते बिझी आहे. आज आपला हे होता, महासभा स्थगित झाली म्हणून नाही आले ते. आमचे महाराष्ट्राचे जे अध्यक्ष आहे, महाराष्ट्राचे अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहेबांनी बाईट दिलेली, मीडियाचे समोर येऊन बोलले. त्यांना जो बोलायचा होता की मी आमचा पूरा पक्ष बेटी के साथ खड़ा है, पूरी पार्टी सहार के साथ खड़ी है, उन्होंने दिया. शायद आपने देखा नहीं वो बाइट. सर जी आप बताइए किस तरह से आप मराठीत ना बोलाल? चालेल चालेल, सर बोल थोडक्यात. हाँ, अभी सहार बताएगी आपको.
थांबा थांबा 2 मिनिटं. चलिए नमस्ते. आप लोगों के सवाल मैं लूंगी, लेकिन उसके पहले मेरे कुछ जवाब है जो इतने हफ्तों से, 1 हफ्ते से जो चल रहा है मीडिया प्रोपेगेंडा, उसके लिए कुछ जवाब हमारे भी पास है. आपको थोड़ा सा सुनने के लिए और आपके सवालों का जवाब देने के लिए भी बुलाया गया है. तो मैं शुरुआत करती हूँ. देखिए, एक शेर पेश करूंगी सभी के लिए, मीडिया के माध्यम से जहाँ तक भी ये वीडियोस पहुँच रहे हैं, नौजवानों के लिए खास करके, कि याद रखिए कभी भी कोई भी आपको अगर गिराने की कोशिश करे, चाहे वो पॉलिटिकली हो या पर्सनली हो या किसी भी तरीके से हो, आप ये बात याद रखिए कि अपनी काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े. और ये मीडिया में 5-6 दिन से साजिशों का एक सिलसिला चलता आया है और आप सब इसका पार्ट रहे हैं. और अगर 4-5 दिन से झूठ घर घर तक पहुंचाया गया है मीडिया के जरिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि सच का भी हक बनता है कि सच भी घर घर में जाए. और इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस आज रखी गई है, क्योंकि सच से हम भागते नहीं और ऐसे लोगों से जो झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं उनसे हम डरते नहीं, क्योंकि हम सही है, हमारे पेपर वर्क सही है. और एक सवाल किसी मीडिया वाले ने किया कि इतना वक्त क्यों, बहुत सारे एलिगेशंस लगे हम पे. वो वक्त इसीलिए लिया गया क्योंकि इल्ज़ाम हम पे लगे थे, तो जवाब कब देना है और कैसे देना है वो भी हम तय करेंगे, वो मीडिया तय नहीं करेगी, ना ही वो देश का कोई इंसान तय कर सकता है. मुझ पे, मेरे डैड पे जो इल्ज़ाम लगाए गए उसका जवाब हमको कब, किस वक्त और कहाँ देना है वो हम देंगे. हाँ, आपके मन में सवाल है, आप पूछिए, लेकिन आप डायरेक्टली इल्ज़ाम नहीं लगा सकते. कुछ मीडिया हाउसेस है, एक बात बताऊंगी आप लोगों को, क्वेश्चन मार्क थ्योरी पता है ना मीडिया को? क्वेश्चन मार्क थ्योरी पता है आपको? पता है? एक मीडिया वाले के पास से तो जवाब आना चाहिए. हाँ, आप यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क थ्योरी. वो ये है कि आप किसी भी इंसान के खिलाफ एक स्टेटमेंट लिख देते हो और उसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल देते हो अपने आप को सेव करने. तो मीडिया वालों से मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, कोई गिले शिकवे नहीं है, सिर्फ इतना है कि जिसके बारे में डाल रहे हो कम से कम उससे पूछो तो कि ये आपके बारे में चीज़ें फैलाई गई है, हमारे पास ये रिपोर्ट आई है. मुझे पता है ग्राउंड लेवल पे मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं मीडिया वालों से, माशाल्लाह सभी मीडिया वालों से ऑलमोस्ट बहुत अच्छे रिश्ते हैं. लेकिन अपर लेवल पे जो टीआरपी का गेम खेला जाता है, टीआरपी के वजह से किसी की इमेज को डिफेम किया जाता है, जो मेरे साथ हुआ है पिछले 1 हफ्ते से. मुझे फरार करार दिया गया, मुझे फर्जी करार दिया गया, मेरे डैड के सर्टिफिकेट को बोगस बोला गया, हमको फेक नगर सेवक बोला गया कि हम लोगों का फ़ायदा उठाने के लिए आए हैं, हमने इलेक्शन जाली डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए जीता है. तो ये सभी एलिगेशंस मीडिया के थ्रू लोगों तक जो पहुंचाए गए हैं वो सभी बेबुनियाद है, क्योंकि हमारी इज्जत को इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इज्जत देने वाला ऊपर बैठा है. जब वो इज्जत देना डिसाइड करता है तो नीचे बैठे हुए लोग कितना भी जलील करने की कोशिश करे, कोई जलील नहीं कर सकता. ये सब भगवान के हाथ में होता है और वो हमारे साथ हुआ है. मैं इसका जीता जागता एग्जाम्पल हूँ, ये मेरे इलेक्शंस के थ्रू सभी ने देखा. अब हम आते हैं ये ओबीसी की बातों के ऊपर. ओबीसी का मतलब है अदर बैकवर्ड क्लास, और इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा वजूद ही गलत साबित कर रहे हैं कि हम ओबीसी नहीं है. प्लस इनके थ्रू कोर्ट तक ये बात गई है और कोर्ट ने अभी साबित नहीं किया है कि सहार यूनुस शेख और यूनुस शेख ओबीसी नहीं है. तो मीडिया ने कैसे ये सबके सामने स्टेटमेंट्स दे दिए कि इनके साथ ऐसा हो गया, इनके साथ वैसा हो गया, ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने सबमिट किया, इन्होंने गलत तरीके से इलेक्शन लड़ा है, ये कैसा हराया फेम गर्ल. एक जो मीडिया ने मेरा नैरेटिव सेट किया है
कैसा हराया, वो फीलिंग जो भी इंसान ये वीडियो देख रहा है और अगर वो लाइफ में जीता है और ऐसे प्रेशर में जीता है जहां आपको एक रूलिंग पार्टी, आपके इलाके में एक रूलिंग पार्टी, एक पावरफुल एमएलए, उसको अगर आप हराते हो और आप एक यंग कैंडिडेट हो, यंग लीडर हो, आपने आपके डैड को स्ट्रगल करते हुए पूरी लाइफ देखा है पॉलिटिकली और आपने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है अपने डैड को सपोर्ट देते हुए और वैसा इलेक्शन आप जीतते हो तो आपके दिल से क्या निकलेगा? वो दिल से निकली हुई बात थी, ठीक है, वो अल्लाह की मर्जी थी कि वो वायरल हो गया। अब जब वो वायरल हो गया तो मेरी आइडेंटिटी सिर्फ उसी पे बेस कर दी सबने, कैसा हराया गर्ल, कैसा हराया, ठीक है, कुछ दिन तक समझ में आया, लोगों को अच्छा लगा। अभी भी मैं आपको बता रही हूँ, मैं खुश होती हूँ क्योंकि इंडिया जब मैच जीता तो वर्ल्ड कप के टाइम सब बोल रहे थे और बहुत खुशी की बात थी कि मेरा स्टेटमेंट यूज किया जा रहा था और अच्छे तरीके से यूज किया जा रहा था। बट जब इन चीजों को लेकर नेगेटिविटी फैलाने की बात आती है, मीडिया प्रोपेगेंडा, मीडिया हेट, मीडिया अब्यूज, सोशल मीडिया अब्यूज, ये सब करके, तब वो कैसा हराया कन्वर्ट हो गया, कैसा भगाया, कैसा लटकाया, कैसा फंसाया, कैसा गिराया, कैसा हराया से सीधा ये सारे टॉपिक्स पे आ गए। क्यों? सिर्फ एक एलिगेशन के बेस पे कि नहीं, मैं मीडिया के जरिए लोगों से बात कर रही हूँ। एक मिनट पहले हमें बोलने मैं दो। मीडिया के आप जरिए मीडिया पे लोगों से बात एलिगेशन कर लगा रही रही हो। बोलिए। सुनो बड़ा हुआ तभी तुमने बोला नहीं, आप अभी अपना नहीं एक मिनट आपको जब नहीं बोलो। अगर न्यूज गलत था तो आपने तुरंत मीडिया के सामने आके खुलासा क्यों नहीं किया? नहीं, आपको मीडिया पे अगर एलिगेशन लगाना है, हमारी थ्योरी निकाल रही हो, आपकी क्वेश्चन मार्क थ्योरी, बराबर, तो आपने जिस दिन न्यूज आया आपको लग रहा है वो न्यूज फेक है जी, हाँ, तो आपने ये खुलासा क्यों नहीं किया आगे? जी, आणि तुमच्या ऑफिस पर्यंत संपूर्ण मीडिया येत होती, तुमच्या वडिलांच्या संपर्कात होती, तुम्ही जी. वेळ मागत होतात, तुमच्या गटनेत्यांना आम्ही भेटलो, गटनेत्यांनी असं उत्तर दिलं की त्यांच्या घरी कोणाचं तरी निधन झालंय, जी. त्यामुळे ते मुंबईत गेलेत जी. आणि त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी तुमचा स्टेडियम मधला मॅच बघतानाचा व्हिडिओ व्हायरल होतो, जो तुम्हीच स्टेटस ठेवलेला असतो. तुम्हाला निधनची डेट विचारलं का गटनेताने? तू- निधन कोणत्या डेटला झालं तुम्हाला विचारलं का? आम्हाला तुम्ही नसल्याचं कारण ते सांगितलं, तुम्ही इथे नसल्याचं कारण ते सांगितलं. आता पण- तुम्ही मुंबऱ्यात नाही आहात, तुम्ही मुंबऱ्यात नाही आहात, याचं कारण आहे की तुमच्या कुठल्या तरी घरच्या जवळच्या निधन व्यक्तीचं हो, निधन झालं. हो. हे आम्ही नाही सांगितलं, हे गटनेत्यांनी तुमचे जे सांगितलं. जिल्हाध्यक्ष साहेब पठाण त्यांनी सांगितलं. हो. तुम्ही विचारता डेट कुठली आहे, हे त्यांनी सांगितलं पाहिजे. डेट आम्हाला माहितीये का? नहीं, ये बोल रहे हैं ना कि आप निधन के लिए गए बट नेक्स्ट डे आप वानखेड़े में नाही, थे। त्यांनी ज्यावेळी आम्हाला सांगितलं तुम्ही त्यांनी मुंबईत नसल्याचं कारण आम्ही त्यांना विचारलेलं होतं, तेव्हा त्यांनी ते कारण दिलेलं. ते म्हटले की निधन हुआ था ना, झूठ नहीं है। मग तारीख थोडी ना ते सांगणार. नहीं, आपने बोला ना नेक्स्ट डे आप वानखेड़े में दिखते हो, तो तुम्ही मैंने ऐका ना, निधन तुम्ही कब हुआ, मैं तुम्ही ना वानखेड़े तुमचे में मुद्दे मांडा, वो दोनों- मीडियाला दोषी धरू नका. मीडियाने तुम्हाला मोठं केलं की नाही याच्यापूर्वी, मग आता तुम्ही मीडियाला दोषी कसं धरताय? मीडियामुळे झाला ना मोठे, तर तुम्ही म्हणणं मांडा तुमचं. सर लिसन यू जस्ट आस्क्ड मी की हमारे पार्टी के, तुम्ही मला विचारलं की माझ्या गटनेत्याने तुम्हाला सांगितलं की आमच्या फॅमिलीमध्ये निधन झालंय है ना, और फिर आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया, आपने बोला कि नेक्स्ट डे आप वानखेड़े में दिखे, है ना। तो मैंने आपको ये बोला कि गट नेता ने आपको ये बताया तो स्पष्ट तो नहीं किया था ना कि निधन कौन से दिन पे हुआ था और सहार वानखेड़े कौन से दिन पे गई थी, ये स्पष्ट हुआ था नहीं। तो यही तो कंफ्यूजन है जिसकी बात मैं कर रही हूँ। अगर चार नाही, आपका काय झालं माहितीये का, सुनिए, मुद्दा वेगळीकडे जातोय. मुद्दा आहे ओबीसी सर्टिफिकेट खोटा असल्याचा, त्या मुद्द्यावर बोला तुम्ही ना. देखिए और त्यांनी काढला, एक मिनट आम्ही नाही काढला, त्यांनी सांगितली. मैंने अभी आपको, सर आप बहुत हाइपर है, आप मेरे डैड के टाइम पे भी हाइपर होके ही सवाल कर रहे थे, आप बहुत हाइपर हो गए, क्यों, क्या नाही, हुआ? नाही, हायपर नाही ईशान पानी, इनको थोड़ा सा पानी दे मॅडम, दो नाही, तुम्ही ईशान। चुकीचं बोलताय मॅडम. मॅडम तुम्ही चुकीचं बोलताय.
ते ठाण्यातले वरिष्ठ पत्रकार आहेत, तुम्ही चुकीचं देखिए सर, ऐसा नहीं बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को बुलाए इसीलिए गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को बुला, आपको अकेले को लग रहा है, इनको नहीं लग रहा है। सगळे सांगतायत, पुणे सांगतायत, असं नाही होत मॅडम। देखिए देखिए सुनो सुनो मेरी बात सुनो, सुनिए। एक मिनट मेरी बात सुनिए, सुनो। सुनिए। आप है ना, आप आपका मुद्दा मांडो। आप जो जिस तरह से मीडिया को दोषी दे रहे हो, बता रहे हो ना, मैं इस दोषी मीडिया नहीं ने- ठहरा रही हूँ, मैंने सुनो। दोषी ठहराया अरे ही नहीं सुनो ना, सर, आप मेरी बात ही नहीं समझे। अगर आप बोल रहे हो कि मैं दोषी ठहरा रही हूँ मेरी तो आप बात मेरी सुनो ना। बात ही नहीं समझे। सुनिए, मेरी बात सुनियो। सुनिए, आपको ये सुनिए, मीडिया मैं ने बता बड़ा रही हूँ, बनाया है ना? मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने मीडिया ने कुछ बड़ा मीडिया बनाया है ना? हाउसेस के खिलाफ कुछ केसेस ऐसा भी नहीं हो डाले। सकता। एक मिनट, ऐसा मुझे नहीं हो मेरी सकता। बात पूरी आप स्पष्ट आपकी बात करनी है। रखो, बाकी मुझे वो मेरी मत बात बताओ। पूरी स्पष्ट तरीके से आपके सामने इसीलिए रखना जरूरी है। मैं 0 से शुरुआत इसीलिए करके 100 पे पहुंच रही हूँ क्योंकि मैंने किसी मीडिया हाउसिंग के खिलाफ कंप्लेंट डाली है, डेफेमेशन केस डाला है जावेद सिद्दीकी, फराज सिद्दीकी, सुफियान खान और लोकमत के खिलाफ, जिन्होंने मुझे डिफेम करने की कोशिश करी है। मीडिया में झूठे एलिगेशंस लगाए गए, हम पे फेक डॉक्यूमेंट्स के एलिगेशंस लगाए गए और हमको झूठ और झूठा साबित किया गया, जिसके वजह से हमको आपको ये बातें बताना जरूरी थी कि ये डेफेमेशन कहाँ से आ रहा है, क्योंकि आगे जाके लोग बोलेंगे कि इन्होंने मानहानि का केस कर दिया, ये कर दिया, उस पे से अलग स्ट्रैटेजी निकाल के हमको फिर किसी और तरीके से इल्जाम लगाने की हम पर कोशिश की जाएगी। इसीलिए मीडिया में जो कुछ भी मेरे खिलाफ चला है और जिससे मुझे तकलीफ हुई है, मेंटल टॉर्चर हुआ है, मेरे पे हैरेसमेंट हुआ है मेंटली, इन सभी टैगलाइंस का जो भी मीडिया में चलाए गए हैं, हम बाहर आकर के वो चीजें बता इसीलिए नहीं रहे थे क्योंकि हम हमारी लड़ाई कोर्ट के जरिए लड़ना चाह रहे थे और हम लड़ रहे थे। मीडिया प्रोपेगेंडा बनाया गया सामने की पार्टी की तरफ से और उस पार्टी को जवाब देने के लिए आज ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और मीडिया को अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आप लोगों से मैं माजरत चाहती हूँ कि आपको ऐसा लगा। मेरी मीडिया से कोई दुश्मनी नहीं है। और सर आपने बोला मैडम, मेरा फोन नॉट रीचेबल था, तो मेरे साथ इधर रिजवान कंटिन्यू कांटेक्ट में था, ये एनडीटीवी का रिपोर्टर है, मेरे साथ मंगेश भाई थे और दीपक भाई थे और बहुत सारे मीडिया वाले थे जिन्होंने फोन किया। मैंने कभी फोन स्विच ऑफ नहीं किया या कभी फोन नॉट रीचेबल नहीं था क्योंकि मुमरा में वोटर्स मैपिंग का काम चल रहा है, आरटीई का काम चल रहा है, आरटीई के एडमिट कार्ड्स का काम चल रहा था। हमने काम करते हुए ये सभी मुद्दों से डील किया। हाँ, भले आपको हम हमारे ऑफिस पे नहीं मिले, इसका मतलब ये नहीं कि हम फरार हो गए। मॅडम ऐका ठीक ना, है। ऐका ना मॅडम, ऐका मॅडम, ऐका ना तुम्ही बोलिए मॅडम, ऐका. बोलिए। मॅडम ऐका, अभी आपके मी- कुछ क्वेश्चंस है तो आप मॅडम, बताइए। ऐका, मॅडम ऐका ना, तुम्ही माझं नाव घेतलं त्यामुळे सांगतोय मी. तुम्ही ज्या पद्धतीने सांगताय की मी तुम्हाला कॉल केला, तुम्ही उचलला, पण मी हारूनलाही कंटिन्यू कॉल करत होतो, तुम्हाला देखील कॉल, पण एकही कॉल उचलला गेला नाहीये. तुम्ही मला त्यावेळेस सांगितलं की दुसऱ्या दिवशी मी पत्रकार परिषद घेईल ना, तुम्हाला कॉल समोरून येईल, पण मला तुमचा कॉल आला चौथ्या दिवशी हाँ. ज्यावेळी तुम्ही पत्रकार परिषद घेणार. हाँ, क्योंकि 4 दिन SIR का काम चालू है. एकही कॉल तुम्ही माझा उचललेला नाहीये, हारूनही नाही उचललाय. फक्त पहिल्या दिवशी ज्या दिवशी बातमी चालली त्या दिवशी मी तुम्हाला कॉल केला, तुम्ही सांगितलं की मी संध्याकाळपर्यंत सांगते. त्याच्यानंतर तुम्ही एकही कॉल माझा नाही उचलला. और किंवा- रिजवान तुमको ये भी बोला ना कि भाई सब एलिगेशन तुम्ही फेक बोलले- है, बोलले- बोला ना बोल- कि आम्ही- आपको मी इसकी पूरी सांगितलंय मी. स्पष्टीकरण करके देंगे तेच हम, बोललो मी, बोला तेच ना, बोलतो मी, तेच बोला है, बोलतोय. बात किया पण है। कसं आहे, ये इल्जाम तुम्ही मत उचललं लगाओ नाही. कि नॉट रीचेबल थे। नॉट रीचेबल का इल्जाम बहुत बड़ा इल्जाम है। हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है, आवाम से पूछो ना कि सहार शेख नॉट रीचेबल थी क्या। अगर आवाम बोलती है तो सहार मानेगी कि सहार नॉट रीचेबल थी, लेकिन ये फेक एलिगेशन नहीं मैडम मानेंगे। आपने रिजवान से बात की, ह्याला थांबवा, आपण बाहेर जाऊया. तुम्ही एक मीडिया एक मॅडम एक मिनिट, आम्ही सगळे आम्ही देखो मेरा बात सुनो एक मिनट। एक मिनिट सर. अभी आपने सहार की ऐका ना, आम्ही एवढे सगळे तिथे आलो होतो. हो. आम्ही तुम्हालाही कॉल केला, तुम्ही उचलला नव्हतात. आम्ही त्यांना कधी? त्याविषयी आपण गेलो होतो सगळे तिथे. हा, आणि तेव्हा तुम्ही उचलला नाही. हा. जर हा एकटा असेल तर ह्याला प्रश्न. अरे तुम्ही लावला कॉल उचलला नाही म्हणजे काय? 10 लोकांचा उचलला, एकचा नाही उचलला, माझ्या उचलला नाही, हे बरोबर नाही तुमचं म्हणणं. माझ्या ऐका, अभी सहार ने आप लोगों से कहा साहेब सगळ्यांचा उचलतो फोन. ऐका आता,
बोलो ना SR के बोलते अभी युनुस भाई एक मिनिट हा मुद्दा हा नाही आहे हो, बरोबर आहे. त्याचा फोन उचलला किंवा नाही उचलला, तुम्ही ऑफिसला भेटला नाहीत मीडियाला म्हणून त्या बातम्या आल्या. तर आमचं म्हणणं एवढंच आहे की तुम्ही आमच्या शैलीवर तुम्ही हे आक्षेप घेऊ नका. आमची नाही ऐका ना, मीडिया कशी बातमी देतो तुम्हाला. अरे भाऊ ऐका, 2 मिनिटं ऐका. युनुस भाई 1 मिनिट मला संपू दे, मग तुम्ही सांगा. आम्ही जी बातमी देतो ती जर तुम्हाला खटकली असेल तर तुमच्याकडे पर्याय आहे ना, तुम्ही डिफॉर्मेशन करू शकता. आम्हाला तुम्हाला केलं आहे ना, तेच बोलते ना. पोरी काय सांगतो दुसरी गोष्ट, की मी डिफॉर्मेशनच्या नोटीस पाठवून दिलेल्या आहे आता, आणि किती करोडची 2-2 करोडची आम्ही नोटीस पाठवलेली आहे, हे पण तुम्ही नोट करा. ते जावेद सिद्दीकी, ऐका, जावेद सिद्दीकी, फराह, तिची पोरी सुफियान खान उर्फ गुड्डू खालू, जो बहुत हमारे खिलाफ फेक जो है वो सोशल मीडिया पे चला रहा है. NCP-SP नेशनल पेज है, उसको हमने नोटिस भेजा है. और उसने लोकमत का एक ये यूज किया है, क्या एक आर्टिकल यूज किया है जिसके अंदर विदाउट क्वेश्चन मार्क डायरेक्ट लिख दिया कि सहार का सर्टिफिकेट बोगस है. तो हमने लोकमत को भी नोटिस भेजा है और उनको कल या परसों या तरसों तक ये नोटिस उनको मिल जाएगा. ये सहार का बोलने का मतलब था कि जिन लोगों ने भी इस तरीके का करके एक गलत मैसेज चलाया तो उनको कहीं ना कहीं अंकुश लगना है. पहले के लोग मुमरा के अलग थे, आज एजुकेटेड लोग हैं, कानून से बात करेंगे. और हमने ये डिफॉर्मेशन का नोटिस भेजा है, अगर उन्होंने माफी नहीं मांगा तो हम उनके ऊपर ये 2-2 करोड़ का डिफॉर्मेशन का गुन्हा अपना केस पिटिशन फाइल करेंगे. आपल्या मुद्द्यावर या. युनुस भाई आता बोला, आता सांगा. तर मुद्द्यावर या. नंतर त्याच प्रकारच्या बातम्या छापल्या गेल्या, हो, अनेक प्रकारचे संशोधन होते, बरोबर. अनेक प्रश्नचिन्ह उद्भवत होते. बरोबर. तुम्ही, शासनाची दिशाभूल केली होती, अनेक बरोबर. प्रकारच्या बातम्या लागल्या. त्याच अहवालाच्या बातम्या आम्ही दिल्यात. त्यामुळे कुठेतरी तुमच्याही संपर्क झाला नाही. का तर तुम्ही कुठेतरी कोणाचं माहीत झालं होतं, त्यानंतर तुम्ही तिकडे गेला होता. ते कारण तुम्ही द्या, तसं सांगा, पण तुम्ही मीडियावरती ताशेरे ओढू नका. भाऊ, ऐका. तुमची बाजू मांडा. भाऊ ऐका, जे तुम्ही बातम्या दिल्या त्याच्याबद्दल आमचं काही म्हणणं नाही. ते तुमचं काम आहे, द्यायचेच आहे तुम्हाला, आणि आमच्या पण बाईट तुम्हाला घ्यायचेच आहे, हे तुमचं काम आहे. आम्ही कोणाला सांगतो जे तुमच्या बातम्यावरून सोशल मीडियावरून काहीतरी बनून कशा हे केला, कसा फसवला, फोटो वेगळा, हे वेगळा, असं हे लोकांनी केला की तुम्हाला आता आम्ही त्याची माहिती देतो की आम्ही त्यांच्या विरुद्ध नोटिस पाठवून दिलेले डिफॉर्मेशन का 2 करोड़ का. जावेद सिद्दीकी, फराह सिद्दीकी, उसकी बेटी सुफियान खान उर्फ गुड्डू खालू, और NCP-SP और लोकमत, याची तुम्ही नोंद घ्या. हा बोला. बरोबर, ते तुम्ही कलेक्टर त्यांना विचारा ना, ज्यांनी दिलेली आहे. अधिकारीने सही केली, आम्ही हो म्हणून घेतले, बरोबर. त्यावेळी 15 वर्षापूर्वी म्हणजे 38 वर्षाचा असू मी, 15 वर्ष 38 11ला भेटला, सर्टिफिकेट भेटला, हो भेटला, साहेबांची सही भेटली, चला घरी. पण ते साहेबांचं काम होतं ना, महाराष्ट्र नाही लिहिलेलं आहे, काय लिहिलेलं आहे, कशा सही केले तिने. तेच साहेब आमच्या जे कंप्लेनर आहे त्यांना पण सर्टिफिकेट, तिची सर्टिफिकेट बरोबर तेच ऑफिसरच्या सही आहे ना, बरोबर आहे. मराठी जरा अशी तशी वेगळी चालले तर चालवा भाऊ, आता काय करतो. हा हो नाही, हा काकाच्या बोलून द्या, काकाच्या जातीच्या दाखल्यावर देऊन आलेलं आहे, बरोबर आहे. 1 मिनिट, बरोबर आहे. कारण काकाच्या जातीचा दाखला सबमिट करून आम्ही आमची जात सिद्ध केली की आम्ही हे जातीचा आहे असा. फैमिली ट्री बताना पड़ता है आप जब ओबीसी सर्टिफिकेट. आणि डीम डेटचे अगोदर आम्ही महाराष्ट्रात आहे 1958 पासून, ते सिद्ध करायला
आमचे वडिलांचे काय स्कूलचे सर्टिफिकेट आम्ही सादर केले आणि हे तुम्ही त्याच्यात आता पेपर आणलेले ते तुम्हाला देतो, त्याच्यात म्हणलेलं आहे स्पष्ट शब्दात कि डीम डेट के पहले जो महाराष्ट्र में है वो माइग्रेंट नहीं कहलाते। डीम डेट के वक्त आप महाराष्ट्र के अलावा कोई और स्टेट में रहते हो तो आप जब महाराष्ट्र में आओगे आप माइग्रेंट कहलाओगे। तो मेरे पिताजी 1958 से महाराष्ट्र में है, मेरा जन्म 1973 में भांडुप में हुआ, मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ। मैंने 58 का लिंक मेरे डैडी का दिखाया, दैट मीन डीम डेट के अंदर हम आ गए और उसके बाद काका का सर्टिफिकेट लगा के हमारी जात बता दिए। जो कलेक्टर थाना वाले ने जाके उसको फिर से वेरीफाइड करके मंगाया। सिंपल है, इसमें कोई फॉर्जरी, कोई मेरे जमा किए हुए डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर कोई छेड़छाड़ हुई है, मैंने जो पिताजी का डॉक्यूमेंट जमा किया वो मैं आप स्कूल से निकाले, वो झूठ निकला तो मैं आरोपी, मेरे ऊपर फौजदारी, उसके अलावा भी कौन से केसेस लगते हैं आप लोग लगा दो। मेरा सर्टिफिकेट जो मैं आज शो कर रहा हूं अगर वो थाना तहसीलदार ने नहीं दिया है तो भी थाना तहसीलदार की टोकन की यादी, इसके अंदर हमारा नाम कैसा मेंशन है वो भी कॉपी हमारे पास है। अभी तो बहुत ऐसे सबूत है, अभी पूरे बांध हमने छोड़े नहीं है, कुछ बांध रखे कि भी आगे जाएंगे तो फिर चलाने के लिए काम आएंगे। तक्रार केली आहे, कशा प्रकारची तक्रार आहे, नक्की कोणा विरोधात तक्रार आहे? कलेक्टरला आज तक्रार केलेली आहे की हे जे उमेश पाटील तहसीलदार आहे यांनी पक्षपात केलाय आणि वन साइडेड रिपोर्ट पाठवलेली आहे। आम्ही जे त्यांना सांगितले ते त्यांनी रिपोर्ट मध्ये नोंद केली नाही, त्याची माहिती आपल्या वरिष्ठांना दिली नाही। ते वन साइड करून 2-3 दिवसात भाऊ तुम्ही सांगा याच्या 15 वर्षापूर्वीच्या सर्टिफिकेट त्याच्यावर 2 सर्टिफिकेट नंतर आम्ही काढले, त्याच्यानंतर 2 व्हॅलिडिटी काढले, ते तुम्ही 2 दिवसात तिला हे करू शकता का? कोणाला विचारला? आम्हाला सांगितलं का? नाही सांगितलं की तुम्ही कुठले पेपर दिले आणून दाखवा, काही सांगितलं नाही भाऊ। फक्त एक दिवस हिअरिंग घेतली उमेश पाटीलनी आणि हे सगळं केलंय त्यांनी। त्यांचं म्हणणं आहे की तुमच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा अशी विनंती जात पडताळणी विभागाकडे केलेली आहे। भाऊ देखो पुढे जे यांच्या पुढे स्क्रुटनी कमिटी आहे, SDO स्क्रुटनी कमिटी, ज्यावेळी ते आम्हाला पत्र पाठवणार, नोटीस पाठवणार, आम्ही त्यांच्याकडे जाऊन आपले पेपर सबमिट करणार और ज्यांनी त्यांना असं वाटेल की आम्ही गलत आहे, चुकीचे आम्ही सर्टिफिकेट दिले, जे पण केलेले ते डिसाईड करणार ना, तहसीलदार डिसाईड करू शकत नाही। येणाऱ्या काळात मुंबईमध्ये पतंग कट होणार का? या पतंग जोरात उडणार येणाऱ्या काळात, पतंग ही पतंग हे ते सगळ्या लोकांना आता असा काय म्हणायचं त्याचा कपकपी चाललेली आहे की कशा तरी पतंगला थांबवायलाच बागा। हिनुजबाईच्या मांजा लई मजबूत चांगला दिसतो, वरच वर चाललेली आहे, कुठेतरी याला अंकुश लावा, पण ते लागणार नाही। तुम्ही आपले भाऊ बंधू सगळे बसलेले बघा, बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। आज भी बेटी इलेक्शन के बाद भी बेटी इंडिया में फेमस हुई, अभी तुमने बोला बोकस है तो भी इंडिया में फेमस हुई, अभी हमने आके बोला बोकस नहीं है तो भी इंडिया में फेमस। सर तुम्ही मागासपासून म्हणतात आहे तुम्हाला म्हणजे तुमच्या मुंबऱ्यामध्ये MIM पक्ष वाढतोय, हो तुमचे सर। 5 नगरसेवक निवडून आले आहेत, बरोबर। आता तुम्हाला बदनाम करण्यासाठी किंवा तुम्हाला तुमचं राजकीय वजन कमी करण्यासाठी तुम्ही मागासपासून म्हणालात की राष्ट्रवादी, अजित पवार गट आणि शरद पवार गट हे दोन्ही गट एकत्र आले आहेत, म्हणजे ज्या 2 गटांमध्ये आतापर्यंत वैमनस्य होतं, वैर होतं, ते केवळ तुम्हाला हरवण्यासाठी मुंबऱ्यात एकत्र आले आहेत? कारण ते काय दोस्त का दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये जूनी कहावत है कि भाई तेरा भी टारगेट ये है मेरा भी टारगेट ये है, चलो ये मामले में सेटलमेंट करते। ऐसा हुआ होगा, मैं इसका वादा कंफर्म नहीं बोलता हूं, क्योंकि जो जावेद सिद्दीकी है वो NCP पार्टी का है गढ़ी, और जो साजिद अंसारी है वो NCP SP का है। अभी मेरे को भी कंफ्यूजन हो जाता है, साला कौन इसमें तुतारी में कौन घड़ी में, कल वो इधर था परसों वो इधर था। अच्छा हुए दोनों से मैं छुटकारा खाया। सर दुसरा प्रश्न असा आहे की निवडणुकीच्या निकालानंतर
सहर मॅडमचा एक डायलॉग जो फेमस झालेला कैसे बोल. हराया, हा. तर कैसे हराया ह्या जो डायलॉग झालेला त्याच्यामुळे चिडून म्हणजे हे सगळं चाललंय. नाही नाही, त्याच्यावर चिडून नाही, त्याची जी प्रसिद्धी झाली ना, माझी तुमची सगळ्यांचीच पोरी आहे, त्यांची प्रसिद्धी देतो, प्रसिद्धी झाली त्यामुळे त्यांना कोणाची प्रसिद्धी आवडत नाही. माझ्या पुढे कोई नाही, मीच मुंबऱ्यामध्ये चालणार, आम्हीच चालणार आहे. तू मी भाऊ घेऊ सगळा असं आहे, असं चालणार नाही. आता नवीन नवीन लोक येणार आहे, नवीन नसल एज्युकेटेड लोक येणार आहे आणि आलेले आहे. या इलेक्शन मध्ये तुम्ही बघा किती नवीन चेहरे कॉर्पोरेशन मध्ये आले आणि आज जी पद्धतीने काम चालले ठाणे महानगरपालिकाला, पाण्याची तकलीफ, हे तकलीफ, ते तकलीफ, फौरन आवाज उठा रे. पहले के जैसा नहीं कि भाई महासभा खत्म हो गई, महासभा खत्म होने के बाद भी मेरे सामने, मैं पीछे बैठा था, सार ने विनोद पवार साहब को आवाज दी, साहब कहाँ जा रहे, रुको, हमारा पानी का मसले पे तो बात ही नहीं हुआ. बोलणारे लोक आलेले आता और काम करणारे लोकाला आलेले, म्हणून त्यांना हे आवडत नाही. युनुस भाई जरा सहरला द्या. सर मॅडम, तुम्हाला एक प्रश्न असा आहे की आता उमेश पाटील विरोधात तुम्ही काय कारवाई करणार आहात, हा पहिला प्रश्न. दूसरा, देखिए हमने लेटर दिया है आज उनके अगेंस्ट में कि उन्होंने जितना भी रिपोर्ट बनाया है वो वन साइडेड रिपोर्ट है. मराठीत सांगा. मेरा मराठी थोड़ा सा वीक है. नहीं मुझे नहीं चलता है, आपको चलता है, मुझे नहीं चलता है. क्या थोड़ा डिटेल में बताओ जरा. मैंने बोला ना, अभी उमेश पाटिल के बारे में आप बात कर रहे हैं ना. उमेश पाटिल नहीं, पण मी कम्फर्टेबल नहीं है सर मराठी में बोलने के लिए. वो थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हो जाए. आप देखिए, आप सोशली थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह फेमस हूँ मैं, और मैं मराठी के लिए ट्रोल नहीं होना चाहती प्लीज़, क्योंकि महाराष्ट्र की बहुत ही रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज है. मराठी अस्मिता को मुझे कोई ठेस नहीं पहुँचानी, मेरे मुंह से कोई भी एक ग्रामेटिकल एरर निकलने की वजह से. तो प्लीज़, जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, और आप मुझे फोर्सफुली बोल भी नहीं सकते कि कोई एक भाषा में बात करो. ठीक है, ठीक है. हाँ, तो मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ. आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है? मैं इंग्लिश में बोलूँ? सर बहुत सारे चैनल्स है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है. चैनल के बेसिस पे थोड़ी ना हम बात करेंगे. अभी देखो, अभी ऐसा ही आप तो बोलेंगे चॅनल गुजराती आहे तो क्या गुजराती भी शिक आहे? नाही, असं नाही चालणार भाऊ. आम्हाला मराठी आहे, मी बोलतो, मला चालेल, माझ्या मीम बनवा, चिम बनवा, जिम बनवा, मला काय नाही. पण कसं काय, हा, माझी पण मराठी एकदम परफेक्ट नाही आहे, पण शिकलोय, पोलिसांनी शिकवलेली आम्हाला, तर शिकलोय आम्ही. थैंक यू, अच्छा लगा आपने हिंदी में पूछ लिया मेरे से सवाल, थैंक यू. तो हमने यस, उमेश पाटिल सर जो हमारे तहसीलदार हैं, उन्होंने वन साइडेड रिपोर्ट पास की है. तो उसके लिए हमने उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट दी है कि उनको सही रिपोर्ट्स आगे आप रखें, क्योंकि उस रॉन्ग रिपोर्ट की वजह से पब्लिकली हमारा बहुत बेइज्जती हो गई है, डिफेम हो गए हम, और वो रॉन्ग एलिगेशंस के बेसिस पे हुआ है. तो ये जितना भी रिपोर्ट उमेश पाटिल सर ने पास किया है ये बेबुनियाद है. हमारे ओबीसी सर्टिफिकेट्स को लेकर मेरे वालिद के, उन्होंने जो भी कहा है कि वो माइग्रेंट है, उनको महाराष्ट्र का रहवासी ही नहीं बता रहे, वो बोल रहे कि ये गाजियाबाद में रहते हैं. और फिर उसके बेसिस पे उन्होंने मुझे भी प्रूफ कर दिया कि मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, जबकि मैं यही रही हूँ हमेशा से. मेरा स्कूल कॉलेज, मेरा स्कूल थाने में था, बिलबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल. मैंने केलकर कॉलेज से मेरा कॉलेज कंप्लीट किया है. तो ये सभी एलिगेशंस जो उनकी रिपोर्ट में पास किए गए हैं, जो कोशिश कर रहे हैं साबित करने की कि हम माइग्रेंट्स हैं, हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं, उस एलिगेशंस को लेकर के हमने अपने एक्शंस लीगली लिए हैं. और we are also issuing a legal notice and initiating criminal proceedings. If required, we will claim damages also by initiating appropriate proceedings against all the people जिन्होंने हमारे को लेकर डिफेमेशन किया है, हमको डिफेम करने की कोशिश करी है. तो ये लीगली एक्शंस हमने लिए हैं हमारे लॉयर्स के थ्रू. अभी एक बहुत माहिती जो हमने मांगे थे, इसके बारे में बहुत झूठा माहिती अधिकार से रिपोर्ट आया है. अब इसके अंदर जो है, हमने टोकन नंबर होता है, कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर एक टोकन नंबर होता है, जो जिसके कास्ट सर्टिफिकेट होंगे उनको पता होगा. वो टोकन नंबर के बारे में हमने माहिती डाला, तडून आली नाही.
त्यामुळे आपणास आपण अपेक्षिलेली माहिती पुरविता येत नाही. तो ऐसे हमारे ये जो टोकन नंबर है लाखों, ये बहुत बड़ा इशू है, लाखों सर्टिफिकेट्स को अगर ये ऐसा ही बोल देंगे अपनी गलती की वजह से, दे डोंट हैव रिकॉर्ड्स. उनके पास 2008 के बाद से 12 तक का रिकॉर्ड नहीं है मेरे ख्याल से, 11 या 12, परफेक्ट डेट में बोल नहीं सकता हूँ. 4 साल का रिकॉर्ड उनके पास जानबूझ के हटा दिया या किधर मिसप्लेस हो गया या जो भी हो गया, मगर उसमें कई कास्ट सर्टिफिकेट के लोग जो छोटे एसटी की जमाती के हैं, एससी के हैं, ओबीसी के हैं, कल उनके लिए किसी ने हमारी तरह अगर ऑब्जेक्शन लिया तो तहसीलदार उनको ये लिख के देगा कि आड़ून आलेले दिसत नहीं, तो उनका तो सर्टिफिकेट फेक कहलाएगा. इसके ऊपर आवाज उठाएंगे हम लोग और बहुत बड़ी आवाज उठाएंगे, और इसको बड़ा तहसीलदार के अपना थाना कलेक्टर ऑफिस के सामने ही इसके लिए हम आवाज उठाएंगे. ये जो बोल रहे हैं कि हमारा सर्टिफिकेट फेक है, या आपने जैसे पूछा कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मिसिंग है, तो अगर कंप्यूटर की किसी इशू की वजह से कितने 2011 है ना, 2011 में बनाए हुए सर्टिफिकेट को 2026 में ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है उसके ऊपर, उसके दौरान कितने जीआर्स आ जाते हैं, कितने जीआर्स चेंज हो जाते हैं, कई सारी चीज़ें होती. जैसा अभी डैड ने आपको बताया कि हमारे अलावा उस ओबीसी की लिस्ट में कई सारे ओबीसी जाति के लोग हैं जिन्होंने अपना सर्टिफिकेट बनवाया है और उन्हीं ऑफिसर ने साइन किया है उनके भी सर्टिफिकेट्स पे, जिसने हमारे सर्टिफिकेट पे किया है. तो क्या वो सभी के भी सर्टिफिकेट्स फर्जी है? ये मेरा सवाल है उन लोगों को जिन्होंने ये ऑब्जेक्शन रेज किया हमारे ऊपर कि हम फर्जी है, हमारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी है. और दूसरा, अगर ये इतने सारे लोग फर्जी है तो फिर मुझे लगता है कि ऑफिसर ही शायद फर्जी है, क्योंकि वो साइन कैसे कर रहे हैं फर्जी लोगों के फर्जी डॉक्यूमेंट्स जांच करने के बावजूद भी. तो ये बहुत गंभीर सिचुएशन है, आरोप भी बहुत गंभीर है. इसको हम इसीलिए लीगली प्रोसेसिंग और इसकी प्रोसीडिंग्स करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमको लॉफुली और हमको लॉ पे भरोसा है, हमको संविधान पे भरोसा है, हम उसी को लेकर चल रहे हैं. हमने कुछ गलत नहीं किया, ना हमारा कोई एक डॉक्यूमेंट फर्जी है, ना मेरे दादा जिनको वो रॉन्ग प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी यहाँ मौजूद है. कोई भी फर्जी नहीं है, ना ही कोई माइग्रेंट है. हाँ, मेरे दादा गाजियाबाद में पैदा हुए हैं, बट वो 1955 से महाराष्ट्र में रह रहे हैं, अपनी स्कूल कॉलेज उन्होंने यही करी है, और मेरे डैड भी. तो जितने भी लोग ये इल्ज़ाम हम पर लगे हैं, मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है, और हम इसको कोर्ट में देखेंगे, और जिन्होंने भी ये एलिगेशंस लगाए हैं हम उनको भी कोर्ट में जवाब देंगे. पण जे उमेश पाटील आहेत त्यांच्याबद्दल लेखी तक्रार दिलेली आहे का? हो, त्याची काही प्रत आज दिले दिली? त्याचं कॉपी बघतो असेल. हाँ बोला. हाँ मुस्लिम कोई जात, मुस्लिम कोई जात रहती नहीं है. पिताजी के का लिव्हिंग के ऊपर मुस्लिम नोंद आलेली आहे, बरोबर आहे. म्हणूनच मी काकाच्या मागवले ना यूपी वरून. का मागवला? जर पिताजीची सर्टिफिकेट वर मुस्लिम तेली असता तर मला काकाची लावायची गरज नव्हती भाऊ, बरोबर. मॅडम, तुम्हाला आता हे सगळं वाद चाललंय, हे सगळं तुम्हाला हे टार्गेट केलं जाते जी. त्याचं मेन टार्गेट आहे की तुम्ही नगरसेवक आहात. जी. म्हणजे प्रेझेंटली तुम्ही नगरसेवक आहात. तुमचं आता नगरसेवक पद कुठेतरी तुम्ही जे काम करता ते काम कुठेतरी थांबावं, यासाठी काही गोष्टी होत असतील, तो आमचा भाग नाहीये. पण तुम्हाला महापालिकेकडून काही असं आलंय का, खुलासा मागण्यात तुमच्याकडे आलाय का, किंवा तुमचं नगरसेवक पद तुमचं थांबावं, तुम्ही महासभेत नाही. अशा बाबतचे काही खुलासे तुम्हाला असं काही नोटीस? बिल्कुल नहीं, मैं वही तो बोल रही हूँ कि ये इतना इलेक्शन के बाद से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है. हमारे पीछे जो भी इन्होंने स्टार्ट किया, मैं समझ गई आपके ट्रिक्स, आपके एक्सप्रेशंस, हर एक चीज़ समझ गई. थैंक यू वेरी मच आपके क्वेश्चन के लिए. बट टीएमसी के तरफ से ऐसा कुछ भी सामने से हमको समन नहीं आया है,
और किसी से भी कुछ बोला नहीं गया है कि आपका नगर सेवक पद रद्द होने वाला है या डिस्क्वालीफाई होने वाला। ये जो आप तहसीलदार के खिलाफ जो लेटर पूछ रहे थे, हमने जो ये, हाँ हम आपको देंगे, ये इसका लेटर है फिलहाल। व्हाट्सअप करो। जो आप बोल रहे थे, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी कि काम में अड़चने लाने की कोशिश की गई, बट हमारा काम रुका नहीं, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पे आज से नहीं और इलेक्शन के दौरान से नहीं, हम पिछले 20 साल से, मेरे डैड काम कर रहे हैं और मैं पिछले पर्सनली 7 साल से काम कर रही हूँ। तो ग्राउंड लेवल पे हमारा एक सिस्टम बैठा हुआ है जिसके ज़रिए हम लोगों के काम, भले हम पावर में थे या हम नहीं थे, हमने काम उसी तरीके से किया है, चाहे वो कोविड का दौर हो, चाहे वो ये दौर हो जब हमको सताने की कोशिश की जा रही है, साजिशें रची जा रही है, काम उसी तरीके से चल रहा है। हमारे इलाके की वोटर्स मैपिंग का काम चल रहा है, SIR का काम बहुत ज़ोरों शोरों में चल रहा है, जिसमें हमारे वॉलंटियर्स हेल्प डेस्क लगाकर हर डेस्क पे मेरा विजिट होता है रोज़। इसीलिए मैं आपको ऑफिस पे जिस वक्त आप आए थे नहीं मिली, क्योंकि मैं इलाके में हेल्प डेस्क पे लोगों के SIR का काम कर रही थी। तो ये जो काम है वो हमारा कभी बंद नहीं हुआ और लोगों ने कोशिश की, बट ये कभी बंद होगा नहीं। हमको चुना गया है भगवान की तरफ से लोगों का काम करने के लिए और हम उसी रास्ते पर चलते रहेंगे। कौन? वो करने वाले, वो आप उनसे पूछिए। तो वो, उनको अगर डाउट है तो वो उनसे पूछिए, वो देखेंगे, उनका लुकआउट है। ये बेटा ये लो जरा बांटो। ये देखो, ये आपको जो माइग्रेंट और जो अधिनियम महाराष्ट्र शासन राजपथ साधारण भाग 4 ब सितंबर 3, 2012 शके 1934 ऐसा कुछ है, इसके अंदर ये सारे रूल्स है, आप लोग देख सकते हैं। बेटा जो 2-4 लोगों को, भाई को दो एक कॉपी, इनको दो। नाही घ्या ना हो भाऊ, सगळे घ्या, असं नाही, तुमच्यासाठी झेरॉक्सचे पैसे देऊन आणले। हा. नाही त्याची काय माहिती या जाणीव आम्हाला नाही आहे, कारण आमच्या सांगितलं ना तुम्हाला, दोन दिवसामध्ये एकच दिवस उमेश पाटीलनी हिअरिंग घेतली आणि हे अहवाल सादर करून टाकला की असा खोटे आहे, हे आहे ते आहे, म्हणून आम्ही आज तुम्हाला आमच्या ओरिजिनल सर्टिफिकेट विथ सिग्नेचर दाखवले, माझे वडीलचे स्कूलचे दाखले, काकाचे यूपीचे सर्टिफिकेट दाखवले आणि यूपीला जे कलेक्टरनी व्हेरीफाईड केले इथून, ते पण तुम्हाला दाखले 2 वेळा केलेले। तर आमची चुकी कुठे आहे? आमची चुकी कुठे आहे तुम्ही सांगा। सगळेच तुम्ही ते तुम्ही सिद्ध करा ना, माझे सबमिट केलेले डॉक्युमेंट जर फेक असेल तुम्ही सिद्ध करा। आहे ना मग आता दाखवले ना माझं सर्टिफिकेट, तुम्ही बघितलं नाही का? एक बार फिर से देख लो। पकड़ बेटा, हे बघा हे माझे ओरिजिनल सर्टिफिकेट आहे ना। ते विना सहीची पेपर कुठून आणले मला माहित नाही, माझ्याकडे सहीचा पेपर आहे। आता आपण कधी कधी शाळेत पेपर लावून झेरॉक्स काढता, काहीतरी आपला लपवायचे आहे, ते असू शकतो, असा असू शकतो, कारण माझ्याकडे सही आहे, बघा तुम्ही। बरोबर भाऊ, तुम्ही केलेलं वाटते असं? नाही ना,
एक मिनट, एक और रिक्वेस्ट है मीडिया से, बस इतना टाइम रुके, 5 मिनट और। प्रेम, मीडिया के ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, ये बता। और स्लाइड भी करना। प्रेम बैठ जाओ उधर। नहीं, मैं नहीं दिखूंगी ना फिर, तो इधर आ जाना। देखिए, जो मीडिया का आपको मैं बता रही थी, ये मुझे माशाल्लाह से मैसेजेस आए हैं। देखिए, ये नेक्स्ट करो प्रेम। ये देखिए, मैं जो आपको मीडिया के फॉल्स प्रोपोगंडा बता रही थी, वो सोशल मीडिया पे कैसे इम्पैक्ट करता है, मैं वो बात को क्लियर आउट करने के लिए आपको बता रही हूँ। आगे और नेक्स्ट करो। नेक्स्ट, गलत स्टेडियम में आए हैं आप। पीएसएल दूसरी तरफ चालू है। पीएसएल पाकिस्तानी प्रीमियर लीग को बोला जाता है। तो ये तरीके का जो हेट फैलता है किसी के ऊपर गलत इल्जाम लगने के बाद, क्योंकि हम मुस्लिम हैं, है ना, तो बोल रहे कि पाकिस्तान चले जाओ, लेकिन भूल गए कि हम हिंदुस्तानी हैं और ऊपर से मुस्लिम हैं, और ऐसी बातें करेंगे हमारे साथ तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए मैंने इनके नाम छुपाए नहीं है। मीडिया में इनके नाम भी जाने चाहिए। जो लोग गालियां देते हैं और जो लोग गलत बातें करते हैं, हिंदू मुसलमान जो करते हैं, वो मीडिया में कभी कभी कुछ फॉल्स नैरेटिव्स को देखकर लोगों में एक आग लग जाती है, भड़क जाते हैं, और फिर उसका जो नतीजा है वो ऐसा सोशल मीडिया ट्रोलिंग के जरिए होता है। लड़कियों को अब्यूज किया जाता है, मेंटली हैरेस किया जाता है। मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूँ और मेरे साथ अगर ये हो सकता है, तो आप सब सोचिए कि इंडिया में कितनी लड़कियां, और इंडिया छोड़ दीजिए, दुनिया में ही सोशल मीडिया के इम्पैक्ट की वजह से कितनी लड़कियां इस चीज़ से हर रोज़ गुजर रही है। मुझे कई लड़कियों के मैसेजेस आते हैं। साइबर क्राइम का एक्शन जो ऐसे लोगों पे होना चाहिए वो सही तरीके से नहीं लिया जाता है, इसीलिए हमको इसके लिए भी कुछ स्टेप लेना चाहिए। आज की ही एक न्यूज़ है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगी। नमिता थापर की एक न्यूज़ है, जो कि शार्क टैंक की जज रह चुकी है और एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल है। उनको बहुत गलत तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। प्रेम नेक्स्ट करो, और ये इसके आगे का भी दिखाओ इनको। ये देखिए, ये मेजॉरिटी लोग यही बोलते हैं, और क्यों इस कंट्री से जोड़ा जाता है हमको पता नहीं। इसका पूरा इतिहास पता है, पूरा हिंदुस्तान इसके इतिहास का गवाह है। इसको हमसे अलग होके कई साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज भी हिंदुस्तानी मुसलमानों को इस कंट्री के नाम से हैरेस किया जाता है, और ये बंद हो जाना चाहिए। हम हिंदुस्तानी मुस्लिम हैं, और मैंने हर बार ये बात बोली है, और राहत इंदौरी साहब ने भी बोली कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये जो पाकिस्तान पाकिस्तान बोल रहे, बांग्लादेशी बोल रहे, आतंकवादी बोल रहे, यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, इनका जाति प्रमाण पत्र सही तरीके से चेक करो। आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि खुद का चेक करो। शायद आपको आपके पूर्वजों की याद आ रही है जो वहाँ बैठे हैं, या फिर शायद आपका बुलावा वहाँ से आ रहा है। जब तक कोई इंसान बोलता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर है और या वो बोल नहीं सकता। कभी कभी चुप रहना समझदारी होती है, ताकि हमारे भी तरफ से कुछ ऐसा नहीं निकल जाए कि वापस से कुछ लोगों के बीच में झगड़े फैल जाए। बट मैं फिर भी ये बात सामने इसीलिए लाना चाह रही हूँ क्योंकि नमिता थापर के साथ भी ये हुआ, और आर वर्ड की गाली जो लड़कियों के लिए बहुत यूज़ की जाती है, द आर वर्ड, वो नमिता थापर शार्क टैंक की जज है, ये सोशल ये है, वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, उसके लिए भी ये सब यूज़ किया गया, उसको ट्रोल किया गया बहुत बुरी तरह से। और उसने आज खुद सामने आकर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उसने कहा कि हमारे लिए कोई बात नहीं करेगा, वी हैव टू स्पीक अप फॉर आवर सेल्व्स, और वो बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया ट्रोलिंग हो रही है, उसको बाहर लाओ, उसके बारे में बात करो, और उसको सोच सोच के कई लड़कियों ने सुसाइड किया है। ये सारी चीज़ें इट लीड्स टू सुसाइड। तो ये इतना सीरियस मुद्दा है, हमको बात इसीलिए करना मुझे इस पे ज़रूरी था क्योंकि मेरे केस में भी ये कहीं ना कहीं सेम चीज़ रिपीट की जा रही है, जो कई सारी लड़कियों के साथ ऑन अ डेली बेसिस हो रहा है, और ये रियलिटी है। तो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स
जो नौजवानों के पीछे जो आगे बढ़कर हमारे देश को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं, अपने इलाकों को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं, उनको गिराकर, उन पे प्रेशर डालकर, उनको दबाकर नीचे गिराने की कोशिश जो पॉलिटिकल लीडर्स कर रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप इन चीज़ों पर ध्यान दें, अपने देश को बेहतर बनाने पर ध्यान दें, अपनी महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दें, लड़कियों की सेफ्टी पर ध्यान दें, रेप केसेस के कानूनों को सख्त करने पर अपना ध्यान दे और ये हिंदू मुसलमान करना बंद करे। क्योंकि मैं बचपन से हिंदुओं के घर में पली बड़ी हूँ, मैंने खाना खाया है। आज जब जहाँ आप ये मौजूद है जिस हॉल में, ये भी मेरे दोस्त का हॉल है जो कि एक हिंदू है। तो ये जो हिंदू मुसलमानों के बीच में आप एक नफरती माहौल बनाते हैं आपके स्टेटमेंट्स के जरिए, आपके हेट स्पीचेस के जरिए, इसको बंद करना जरूरी है। किसी का जात, किसी का धर्म, किसी का रिलीजन उस इंसान को डिफाइन नहीं करता, उसकी इंसानियत, उसका कैरेक्टर उसको डिफाइन करता है। तो किसी भी धर्म और जात के पहले इंसानियत को बढ़ावा दो, इंसान बनो, यही गुजारिश है। थैंक यू वेरी मच। और मीडिया से भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। और आगे भी हमारे जो प्रोसीडिंग्स रहेंगे लीगली, जिस तरीके से हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और उनके साथ जो हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पर हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि इसके बाद हम खुद ही आपको टाइम टू टाइम अपनी डिटेल्स देंगे। जिस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में हुई है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग आगे ना हो, हम मेक श्योर करेंगे। और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि हम आज की कॉन्फ्रेंस के लिए अपना सभी फैक्ट्स रेडी करना चाहते थे। मैं बिना फैक्ट्स के बात नहीं करती, और आपको पेपर इसीलिए दिए गए क्योंकि हम पेपर वर्क में विश्वास करते हैं। तो प्लीज़, थैंक यू वेरी मच। हेलो, देखो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर हमारे से बोलने में कोई गलती हुई, मराठी बोलने में कोई चुकी झाली, तो हम माफी चाहते हैं। उसके लिए आगे कोशिश करेंगे और बेहतर लैंग्वेज और बेहतर तरीके से आपसे बात करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।